आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे मापन कि मापन क्या होता है, मापन के स्तर कितने होते हैं और एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि वैधता क्या होता है, विश्वसनीयता क्या होता है। क्योंकि आप वैधता और विश्वसनीयता में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैधता पे टिक करें कि विश्वसनीयता पे टिक करें। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो सभी में पूछी जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैधता क्या होता है। तो वैधता जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया उसी की पूर्ति करे, यानी कि परीक्षण को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर दे, उसी को वैधता कहते हैं। अब आप इसको व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समझेंगे कि जैसे आपने Redmi Note 8 Pro मोबाइल लिया है। आपने क्यों मोबाइल लिया? कि आप उसकी बैटरी बैकअप 48 घंटा चला सकें, यानी कि आपने मोबाइल इसलिए लिया है कि उसकी बैटरी 48 घंटा चल सके। आपने बैटरी बैकअप की वजह से मोबाइल लिया। आप मोबाइल के घर पर लेकर आए। जब आप मोबाइल घर पे ले आए तो आपने देखा कि आप 1 महीने से मोबाइल चला रहे हैं और वो आपको 48 घंटे का बैकअप दे रहा है, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा ही आपको बैकअप दे रहा है। तो इसी को वैधता कहते हैं कि आपने जिस उद्देश्य से उस मोबाइल को ख़रीदा था कि आपको बैकअप 48 घंटे का मिले और आपको 48 घंटे का बैकअप मिल भी रहा है, तो इसी को वैधता कहते हैं कि आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो आप वैधता तो समझ गए होंगे कि वैधता क्या होगी। इसके बाद आपसे वैधता में कभी गलती नहीं होगी। नंबर 2, विश्वसनीयता देखेंगे कि विश्वसनीयता क्या होती है। तो समान परिस्थितियों में समान परिणाम, यानी कि समान परिस्थितियों में जो समान परिणाम दे उसी को विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे कि कोई एक टेस्ट लिया गया जो 20 अंकों का है और क्लासरूम में जब टेस्ट लिया गया तो आपके 16 अंक आए। वही टेस्ट आपसे फिर दोबारा लिया गया, फिर भी आपके 16 अंक आए। वही टेस्ट आपसे ग्राउंड में लिया गया, फिर भी 16 अंक आए। वही टेस्ट आपसे प्रिंसिपल ऑफिस में लिया गया, तब भी 16 अंक आए। यानी कि समान परिस्थितियों, वही टेस्ट है, वही पेपर है, उतने ही अंक हैं, उतना ही टाइम है और सॉल्वर भी वही है, यानी कि जो सॉल्व कर रहा है वो भी वही है और हर बार में रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसी को विश्वसनीयता कहते हैं कि समान परिस्थितियों में जो समान रिजल्ट दे। अब आप समझ गए होंगे कि वैधता और विश्वसनीयता क्या होती है और आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। यानी कि वैधता उसे कहते हैं जो उद्देश्य की पूर्ति करे, जिस उद्देश्य से लिया है जो चीज़ वो वही उद्देश्य की पूर्ति करे। और विश्वसनीयता वो है कि जो समान परिस्थितियों में समान रिजल्ट दे। ऐसा नहीं कि एक बार 16 नंबर आ रहे हैं, जब दोबारा टेस्ट हुआ तो आपके 12 आ रहे, तिबारा दिया तो 20 आ रहे, तो उसमें विश्वसनीयता नहीं होगी। विश्वसनीयता तभी होगी जब जितनी बार भी आपसे वो परीक्षण किया जाए, यानी कि आपके उतने ही अंक आएँ, तो इसी को विश्वसनीयता कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि विभेदकता क्या होती है। तो अलग अलग बौद्धिक स्तर पर अलग अलग परिणाम, यानी कि अगर कोई परीक्षण क्लास 8th के लिए बनाया गया है और उसको अगर क्लास 6 में प्रयोग किया जाए तो उसका रिजल्ट होगा वो डाउन हो जाएगा, और उसी को अगर क्लास 10th में परीक्षण को प्रयोग किया जाए तो रिजल्ट हाई हो जाएगा। यानी कि अलग अलग बौद्धिक स्तर पर उसके अलग अलग परिणाम होंगे। इसी को विभेदकता कहेंगे, यानी कि दोनों सभी के बीच में विभेदना होगा, एक विभेद होगा, यानी कि अलग अलग रिजल्ट आएंगे। इसी को हम विभेदकता कहेंगे कि अलग अलग बौद्धिक स्तर पर अलग अलग परिणाम। उसके बाद हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता को ही हम निष्पक्षता कहते हैं, यानी कि परीक्षण पक्षपात रहित हो। ऐसा नहीं कि अगर आपको कल विद्यालय में कोई टेस्ट लेना है और आपने अपने पड़ोसी को आज ही बता दिया, आपके पड़ोसी का कोई बालक स्कूल में पढ़ता है और आपने उसको आज ही बता दिया कि आप उससे क्या क्या कल क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता यानी कि निष्पक्षता होनी चाहिए परीक्षण में। उसके बाद हम देखेंगे व्यवहारिकता, जो वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके, यानी कि परीक्षण ऐसा हो जो वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि आप उसको लाइट के खंभे पर चढ़ने को बोल देंगे, तो ऐसा नहीं। जो वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके परीक्षण ऐसा ही होना चाहिए। मितव्ययिता, परीक्षण ऐसा हो जो ज़्यादा महंगा ना हो,
यानी कि कम से कम में हो, इतना कॉस्टली भी ना हो कि परीक्षण कोई इसको अफोर्ड ना कर पाए, तो यानी कि कम से कम हो, मितव्ययी हो। उसके बाद मापन के प्रकार देख लेंगे कि मापन के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन का तात्पर्य है कि जिसकी इकाई हो, जैसे लंबाई, भार, इनकी इकाई होती है। तो आपसे पूछा जाए कि लंबाई कैसा है, तो मात्रात्मक मापन है क्योंकि इसकी इकाई होती है। नंबर 2 गुणात्मक मापन, जिसकी इकाई ना हो, जैसे बुद्धि और व्यक्तित्व। क्वेश्चन बनेगा कि बुद्धि कैसा मापन है, तो गुणात्मक मापन है क्योंकि इसकी इकाई नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मापन के स्तर, कि मापन के क्या क्या स्तर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नामित मापनी किसको कहते हैं। तो नामित मापनी के द्वारा इसका प्रयोग वर्गीकरण के लिए किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग गुणों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, उनके गुणों को वर्गीकरण के द्वारा बांटा जाता है। यह सबसे निम्न कोटि की होती है। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे निम्न कोटि की मापनी कौन होती है, तो नामित मापनी होती है। जैसे आप इसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे कि जैसे ट्रेन के डिब्बों के ऊपर अंकित संकेत या कार या बाइक का नंबर, ये नामित मापनी के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी का तात्पर्य है जब मापन में गुण के आधार पर क्रम हो, यानी कि जब मापन में आपके गुण के आधार पर क्रम हो, जैसे छात्रों के अंकों के आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक देना, या मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस इंडिया का चयन, ये क्रमिक मापनी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम अंतराल मापनी देखेंगे कि अंतराल मापनी क्या है। जब मापन में एक निश्चित अंतराल हो, यानी कि जैसे बोल दिया जाए कि जितनी दूरी लखनऊ से कानपुर की है उतनी ही दूरी लखनऊ से इलाहाबाद की है, तो इसी को हम अंतराल मापनी कहेंगे कि जब दोनों में अंतर सेम हो, जितनी लखनऊ से कानपुर की दूरी है उतनी ही लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी है, इसी को अंतराल मापनी कहेंगे। उसके बाद अनुपात मापनी, जब मापन में निश्चित अनुपात हो, यानी कि जब मापन में एक निश्चित अनुपात हो, जैसे कि बोल दिया जाए कि एक वर्ग की लंबाई 8 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, यानी कि चौड़ाई 4 किलोमीटर हो जाएगी, इसी को अनुपात मापनी कहेंगे। कि जब अनुपात में दे दिया जाए कि लंबाई 8 है और चौड़ाई उसकी आधी है, यानी कि चौड़ाई 4 हो जाएगी, और सबसे अधिक यथार्थ एवं शुद्ध मापन यही है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि सबसे यथार्थ या सबसे शुद्ध मापन क्या है, तो अनुपात मापनी है। उसके बाद देख लेंगे हम कि परम शून्य केवल अनुपात मापनी में संभव है। इस नोट को आप याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है कि परम शून्य किस मापनी में संभव है, तो परम शून्य अनुपात मापनी में संभव है। उसके बाद हम देखेंगे कि मापन की त्रुटियां क्या क्या होती हैं। तो मापन की त्रुटियों के अंतर्गत नंबर 1 व्यक्तिगत त्रुटि। मापन में व्यक्तिगत त्रुटि भी होती है, जैसे मापनकर्ता की त्रुटि, जो मापन कर रहा है उसी को हम मापनकर्ता कहते हैं, उससे भी कोई त्रुटि हो सकती है। नंबर 2 आकस्मिक त्रुटि, अचानक से कोई त्रुटि आ सकती है, जैसे कि कल परीक्षण होना है या कल आपको परीक्षा देने जानी है और आज रात में आप बीमार हो गए, इसी को आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं, इसलिए मापन पे प्रभाव पड़ जाता है। इसके बाद क्रमिक त्रुटि देखेंगे। क्रमिक त्रुटि क्या होती है, जैसे कि आपको सही उत्तर आता है, जैसे आप देखते भी होंगे एग्जाम में आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आप पेपर पे सही टिक लगाते हैं, लेकिन जो OMR पे गोला है वो गलत भर देते हैं, इसी को क्रमिक त्रुटि कहते हैं। कि जैसे सही उत्तर आते हुए भी गलत टिक लगा देना, इसको क्रमिक मापनी कहते हैं। तो मापन टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और आप आज वैधता और विश्वसनीयता भी समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।